नर्स के प्रोसेस के स्टेप्स बताना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसका स्टेप्स बताना है। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रोसेस का मतलब ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा जो देखभाल किसी को परिवार में जाकर किसी व्यक्ति को या कोई भी जो है देखभाल दिया जाता है कम्युनिटी नर्स के द्वारा, तो वह एक प्रोसेस में होता है, वह एक प्रक्रिया में होता है। और जो चीज़ें प्रक्रिया में होता है वह कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप जो है प्रक्रियाओं को गुजरना पड़ता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के भी जो है प्रोसेस में भी जो है आपके चरण है। अब ये चरण कौन कौन से हैं? ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इन्हीं चरणों के गुजर कर जो नर्स होती है वह अपना पेशेंट को देखभाल करती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पे बता ही देते हैं। ठीक है, देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है, पहला आपको 5 स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के प्रक्रिया में 5 स्टेप देखने को मिलेगा और इन 5 स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए। एक नॉर्मल नर्स के द्वारा भी इसी 5 स्टेप के जरिए वह अपना देखभाल किसी भी मरीज को देती है, देखभाल करती है या स्वास्थ्य सुविधा देती है। ठीक है, कौन कौन से प्रक्रिया स्टेप है चलिए देखते हैं। और यही 5 स्टेप मिलकर एक प्रोसेस बना देता है, एक प्रक्रिया बना देता है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में देखेंगे, अभी स्टेप्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ देगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के स्टेप चरण को लिखे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर आपसे लॉन्ग में पूछेगा तो कहेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स होता क्या है, इनके कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है बताए, इसके चरणों को लिखे और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस में नर्स का क्या भूमिका होता है बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए प्रोसेस देख लीजिए। पहला जो प्रोसेस होता है वह जो है असेसमेंट का होता है, आकलन का होता है। पहला जो स्टेप होता है इस प्रक्रिया में वह असेसमेंट मीन्स आकलन का होता है। अब आकलन में क्या क्या चीज़ें होता है, तो समुदाय को चिन्हित करना। आकलन में किसी भी जो है समुदाय को चिन्हित किया जाता है, समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पता लगाना। अगर नर्स समुदाय में देख रेख करने जाती है तो वह समुदाय को चिन्हित करती है। ठीक है, कि किस समुदाय में किस टाइप का बीमारी है, कहाँ जो है ज़्यादा गंभीर लोग हैं। ठीक है, तो इसको चिन्हित करती है। अगर वो जो है समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पता लगाती है कि समुदाय में किन किन जो है चीज़ों की आवश्यकता है, तो आवश्यकता को बेसिकली कहा जाए तो आकलन में चीज़ों को पता ही लगाया जाता है। समझ गए? किसी पेशेंट को भी अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है देख रेख करेगी तो वह बेसिकली पहला स्टेप में उस रोगी के बारे में जो है डिटेल प्राप्त करेगी, कलेक्शन जानकारी प्राप्त करेगी, इकट्ठा करेगी और यही जानकारी इकट्ठा करना, उसे पता लगाना, चिन्हित करना, यही सब आकलन होता है। ठीक है, आकलन करना, तो पहला पॉइंट आकलन करना हो गया। ओके, दूसरा स्टेप होता है नर्सिंग डायग्नोसिस का। अब नर्स के द्वारा डायग्नोसिस तय किया जाता है, जैसे समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता एवं समस्याओं को लिखना। अब नर्स जो होती है डायग्नोसिस में उन सारे आवश्यकता व समस्याओं को लिखती है जो पेशेंट को देना है। ठीक है, तो यह नर्सिंग निदान में समस्या और आवश्यकताओं को लिखने का काम करती है। यहाँ पे प्राथमिकता तय करती है कि पहले किन चीज़ों को और पहले किसको देखभाल करना है। तो जो ज़्यादा अगर क्रिटिकल, जो ज़्यादा अगर जिसको अगर ज़्यादा नीड रहता है पहले उसको प्राथमिकता दिया जाता है, तो प्राथमिकता भी तय किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक नर्सिंग डायग्नोसिस में लक्ष्य को भी निर्धारित किया जाता है कि हमें क्या करना है, क्या काम करना है, ऐसे लक्ष्य को निर्धारित कर किया जाता है। तो नर्सिंग निदान में बेसिकली काम करने के प्राथमिकता तय किया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और आवश्यकताओं और समस्याओं को लिखा जाता है। ठीक है, तो नर्सिंग निदान में बेसिकली एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। पहला पॉइंट आकलन में जब हम सब चीज़ का पता लगा लेंगे तो दूसरा पॉइंट नर्सिंग डायग्नोसिस में हम प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं आगे के लिए, आगे के देखभाल के लिए। ठीक है, तो यह नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा जो है वह प्लानिंग का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब होता है कि एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह अपने देखभाल के प्रक्रिया में तीसरा स्टेप प्लानिंग का करती है, योजना बनाने का, या कहीं कहीं यही योजना नियोजन भी लिखा होगा, तो योजना या नियोजन का काम करती है। यहाँ पे जो भी वह फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में अपना निर्धारित की है, जो भी देख रेख करने के लिए जो है नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार की है, तो उस डायग्नोसिस के आधार पर वह प्लानिंग करती है, योजना बनाती है कि पेशेंट को जो है देखभाल प्रदान कैसे करनी है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कब किस चीज़ का इस्तेमाल हमें करना है और कैसे करनी है। तो इस चीज़ को प्लानिंग में जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है योजना में कि कैसे देखभाल प्रदान करना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली तीसरा जो पॉइंट होता है वह पहला और दूसरा स्टेप पर आधारित होता है। मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स जैसा आकलन की रहेगी, जैसा डायग्नोसिस तैयार की रहेगी नर्सिंग डायग्नोसिस, वैसा ही जो है उसी पर आधारित योजना बनाती है काम का, कि काम को मतलब कैसे
देखभाल करना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे देखभाल में, अब कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज़ का इस्तेमाल कब करना है, इस चीज़ का भी योजना बनता है, कैसे करना है इसका भी योजना तैयार होता है। तो यह 4 पॉइंट आप इसमें योजना में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड लास्ट जो है चौथा पॉइंट है वह क्रियान्वय इम्प्लीमेशन होता है। अब पहले हम आकलन के जरिए सब चीज़ पता लगा लिए पेशेंट और उसके परिवार और उसके समुदाय के बारे में। दूसरा स्टेप नर्सिंग डायग्नोसिस, वहाँ पे हम सारे चीज़ को तैयार करेंगे, डाटा बना लेंगे, लिख लेंगे। एंड तीसरा में हम योजना बना लेंगे कि कैसे करनी है, कब करनी है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कैसे देखभाल करना है, तो योजना में ये सब हो जाएगा। अब चौथा जब योजना बन गया है तो उस सारे योजनाओं को जब हम सारा चीज़ सेट कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म एकदम बन चुका है, तो अब चौथा स्टेप में उस चीज़ को स्टार्ट कर देना है, मतलब शुरू कर देना है काम को। यही चौथा स्टेप क्रियान्वय का होता है, इम्प्लीमेशन का होता है। मीन्स जो अभी तक तीसरे स्टेप तक योजना तक आया है, योजना जो बना है, अब चौथे स्टेप होता है कि उसको आगे क्रियान्वय कर देना है। मीन्स पेशेंट को देख रेख के लिए चालू कर देना है काम, जो हम योजना जो लक्ष्य तैयार किए हैं उस पर काम शुरू कर देना है। मीन्स क्रियान्वय हो जाता है चौथा पॉइंट, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को नर्सिंग केयर प्लान की समीक्षा करना, जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको काम को जो है शुरू कर दिया जाता है, कार्य को करने युक्त माहौल तैयार कर किया जाता है और नर्सिंग देखभाल प्रदान जो है किया जाता है। और यही चौथा जो है आपके उचित रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना, और इसी क्रियान्वय के दौरान उचित रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग भी किया जाता है। तो बेसिकली चौथा पॉइंट क्रियान्वय का होता है, जिसमें आकलन से लेकर योजना तक तैयार किए गए सभी चीज़ों को जो है क्रियान्वय, इम्प्लीमेशन, निरीक्षण जो है इस चौथे स्टेप में शुरू कर दिया जाता है। देखभाल और कार्य करने युक्त माहौल भी तैयार किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित है तो उसको जो है काम को वहाँ पे शुरू कर दिया जाता है। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का भी यहाँ पे काम किया जाता है। मीन्स बेसिकली चौथा पॉइंट में काम को शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्रियान्वय यानी इम्प्लीमेशन दिया गया नाम। ओके, अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, पांचवा है इवैल्यूएशन, मीन्स मूल्यांकन का। अब हम लोग अभी तक पहले से लेकर चौथे पॉइंट तक हम लोग काम को शुरू कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होता है कि हम जीएनएम में एडमिशन लिए हैं तो ज़िंदगी भर हमें जीएनएम के पढ़ाई ही पढ़ते रहना है, ऐसा होता है? नहीं होता है। एक समय होता है और इस समय में हम जब अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, मीन्स जीएनएम कंप्लीट कर लेंगे, तो जीएनएम का पढ़ाई खत्म हो जाता है। फिर आगे का कंपटीशन के लिए या जॉब के लिए सोचते हैं ना। तो उसी प्रकार से यह नर्सिंग प्रोसेस में होता यह है कि 4 स्टेप, चौथा स्टेप क्रियान्वय का है, काम शुरू हो जाता है, वहाँ पे देख रेख शुरू हो जाता है, समझ गए ना। तो अब ये देख रेख हमेशा तो नहीं चलते रहेगा, तो कुछ समय बीतता है, कुछ समय देख रेख का हो जाता है, तो नर्स जो है अपने कामों का मूल्यांकन करती है। और पांचवा पॉइंट मूल्यांकन ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह जो भी देख रेख प्रदान की है कम्युनिटी में, किसी व्यक्ति को, परिवार में या किसी को कोई देख रेख कर रही है प्रदान, तो उसका वह मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर हम आगे चल रहे हैं, वो लक्ष्य के प्राप्ति कितना ज़्यादा संभव है, हम जो काम कर रहे हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन और प्रभावपूर्ण है, इसका पता लगाया जाता है इस इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के जरिए। अगर लगता है पेशेंट को, जो है नर्स को, कि काम मेरा सफल नहीं हो रहा है, इफेक्टिव नहीं है, तो पुनः वह फिर से फर्स्ट स्टेप से शुरू करती है इस चरण को, ठीक है। तो यही 5 पॉइंटें आप लोग को ध्यान में रखना है, समझ गए चीज़ को। इसी 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन? पहला आकलन का, दूसरा पॉइंट नर्सिंग डायग्नोसिस का, तीसरा पॉइंट किस चीज़ का? योजना का, चौथा पॉइंट क्रियान्वय का, एंड 5वां पॉइंट है रिजल्ट को एवेल्युएट करने का, एवेल्युएशन करने का, मीन्स मूल्यांकन करने का। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। और किसमें क्या होता है, 2-2, 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, तो आपको जितना नंबर मिलना चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी लॉन्ग को पढ़ते हैं उसको शुरुआत से पढ़ते चलिए, बदलिए नहीं, वरना आप ही को दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दिया, अब ये भी हो गया आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के भूमिका के बारे में। और यह क्वेश्चन मोस्ट VVI है, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी मदद करेगा, सेकेंड ईयर में भी मदद करेगा। फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में भी पूछ सकता है, या फिर आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, एक क्वेश्चन आपके पूछता है साइकोलॉजी में कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स में जो है नर्स की भूमिका पूछा है, तो वहाँ पे मानसिक मनोरोग नर्स की भूमिका पूछेगा। तो बस डिफरेंस यही है, बाकी सारा के सारा पॉइंट सेम होगा जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका निम्न प्रकार होती है। कोई भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो अपने समुदाय में काम करती है, उसका अलग अलग रोल होता है, सबका अलग अलग भूमिका होता है, समझ गए। और उसका कौन कौन भूमिका है, मैं आपको यहाँ पे 12-13 पॉइंट, 12-13 रोल्स बताऊंगा। इसमें से कम 10 रोल आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आपको बताना होगा। और यह 10 रोल जो है आपको 2 पेज
फुल कर सकता है। समझ गए? तो ये आपके ऊपर टैलेंट होना चाहिए कि इस 10 पॉइंट को किस कदर से अच्छे से लिखे कि 2 पेज में पेज भी फुल हो। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए बताते हैं। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका बहुत सारे भूमिका होती है, या यह कम्युनिटी हेल्थ नर्स है। सीधा हम नर्स के बारे में भी अगर भूमिका पूछ ले फिर भी यही आंसर होगा। समझ गए ना? अंतर यही होगा कि अगर नर्स के लिए पूछेगा तो सिर्फ नर्स हम लिखेंगे, अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए पूछेगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स यानी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में लिखेंगे। जो भी नर्स के रूप में पूछेगा वही नर्स के रूप में लिखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि सभी पॉइंट सभी जगह समान ही होगा, नर्स के चाहे कोई भी नर्स की भूमिका पूछे। ठीक है, चलिए। पहला पॉइंट एडवाइजर सलाहकार का भूमिका होता है। अब सलाहकार की भूमिका का मतलब क्या होता है? तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है, वह परिवार और समुदाय के लोगों को सीधे संपर्क में रहती है। बात सही है। परिवार व समुदाय के लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स पर भरोसा होता है। बिल्कुल सही है। अतः स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे पर वे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स से सलाह जरूर लेते हैं। देखिए, होता यह है कि जिस पर आपका फैथ रहेगा ना, विश्वास रहेगा, आप उसी से कोई भी काम करेंगे तो सलाह लेते हैं। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह समुदाय के लोगों के बीच डायरेक्ट संपर्क करती है, डायरेक्ट संपर्क रहता है। ठीक है, तो ऐसे में जो समुदाय परिवार के जो व्यक्ति लोग होते हैं वह नर्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। विश्वास करने से अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या होता है तो समुदाय के लोग या व्यक्ति डायरेक्टली जो है नर्स से सलाह लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला एडवाइजर का भी काम भूमिका निभाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ओके, दूसरा है वकील। वकील का मतलब होता है कि जिस तरीक़ा से क्लाइंट वकील अपने क्लाइंट को यानी मुवक्किल को हर एक चीज़ हर एक जो है अधिकार दिलाता है और हर एक जो है संभव प्रयास करके बचाने का कोशिश करता है, उसी प्रकार नर्स जो है अपने पेशेंट अपने रोगी के हर एक संभव कोशिश करती है कि कैसे इनका स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए, कैसे इनके हर एक जो है अधिकारों को सुरक्षा किया जाए, और इसी को लेकर जो है यह भूमिका निभाती है एक वकील के रूप में, जिस प्रकार से एक वकील अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए दूसरा पॉइंट वकील के रूप में। तीसरा पॉइंट है देखरेख करना। अब एक नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, उनका काम ये भी होता है कि वह केयर गिवर के रूप में मतलब देख रेख के रूप में भी जो है काम करती है। उनका रोल अलग अलग डिफरेंट रोल होता है, तो उस रोल में एक कॉमन रोल होता है देख रेख करना। तो नर्स का तो काम ही होता है, चाहे वो कोई भी नर्स हो, उनका काम ही है कि वह उस जगह पर देख रेख करना। तो नर्स का एक ये भी रोल होता है, यह भी भूमिका होता है, वह केयर गिवर के रूप में भूमिका निभाती है, मीन्स देख रेख करने में भूमिका निभाती है। समझ गए? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स व्यक्ति परिवार समुदाय में उनकी आवश्यकता के अनुसार नर्सिंग सेवा प्रदान करती है यानी देखरेख करती है। ठीक है, चौथा है केस फाइंडर। केस फाइंडर का मतलब होता है कि वह जो है पता लगाती है कि कौन से लोग जो है किस बीमारी से ग्रसित है, कौन से लोगों का क्या आवश्यकता है, क्या स्वास्थ्य की आवश्यकता है या क्या कोई दूसरा आवश्यकता है। तो वह जो है केस को फाइंड करती है, मरीजों को ढूंढती है, देखती है कि समाज में जो है समुदाय में किस चीज़ का आवश्यकता है। समझ गए ना? तो यह केस फाइंडर के रूप में भी भूमिका निभाती है। ठीक है, पांचवा है काउंसलर परामर्शदाता के रूप में। अगर कोई समुदाय में ऐसे व्यक्ति है जो अपने निर्णय नहीं ले पा रहा है, उसको निर्णय लेने में दिक्कत हो रहा है, उसको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में जो है परेशानी हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो ऐसे में जो नर्स होती है वह वैसे व्यक्तियों को परामर्श के रूप में काउंसलर के रूप में भूमिका निभाती है। वह उसको अच्छे रास्ता दिखाती है, उसको आवश्यकताओं को पता लगाती है, उसके समस्याओं को हल करवाती है एज ए काउंसलर के रूप में भूमिका निभाकर। ठीक है, तो यह परामर्शदाता के रूप में भी भूमिका हो गया। एंड छठा है सलाहकार कंसल्टेंट के रूप में। अब नर्स एक सलाहकार के रूप में कैसे काम करती है? तो नर्स अपने ज्ञान और अनुभव से रोगी की समस्या का समाधान करती है। कंसल्टेंट मतलब सलाहकार के रूप में ऐसे जो है रोल निभाती है जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान और अनुभव रहता है स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित। तो जो नर्स होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वह अपने समुदाय में लोगों को समस्याओं से समाधान करती है और उनको जो है क्या करती है, कंसल्ट करती है, सलाह देती है। ठीक है, तो एक सलाहकार के रूप में भी भूमिका नर्स का अहम होता है। सातवां है कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वय का। अब जो नर्स होती है वह ऐसा नहीं है कि वह हेल्थ के सेक्टर में काम करती है तो उनका जान पहचान सिर्फ हेल्थ के सेक्टर में ही है। एक नर्स का जो जान पहचान होता है वह सभी वर्ग में सभी संस्थानों तक होता है। ठीक है, और वह सभी संस्थानों से तालमेल बैठाकर वह जो है क्या करती है कि अपने मरीज को अपने वहाँ पे काम कर रहे हैं उस संस्था में मरीजों को एक बेहतर स्वास्थ्य के रूप में सभी संस्थानों से कोऑर्डिनेट करती है, सभी संस्थानों से एक समन्वय बनाकर रखती है ताकि सभी संस्थान से जो है जो भी समस्या है उससे मुक्ति किया जाए। तो एक समन्वय जब किसी अदर संस्थान से हमें
जो है समन्वय रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, तभी तो हम अपने हेल्थ के साथ साथ में दूसरे संस्थानों में भी हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे और वहाँ पे जो है बेहतर स्वास्थ्य के लिए, समस्याओं से मुक्ति के लिए काम करेंगे ना। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है। 8वां है सहयोगी मीन्स कोलेबरेट, ठीक है। कोलेबरेट करना मतलब सहयोगी के रूप में। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वह टीम के अन्य सदस्यों, मरीजों, अन्य संस्थानों तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत सदस्यों के साथ टीम भावना के साथ कार्य करती है। कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोगी। अब नर्स जो है अकेला कुछ भी नहीं कर सकती है, उसके आगे पीछे उसके टीम में लोग होते हैं, तो उनके सहयोगियों के साथ में कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे एक दूसरे को सहयोग देना है और उसका सहयोग प्राप्त करना है। तो इसका भावना जो है एक नर्स के अंदर एक सहयोगी के रूप में, कोलैबोरेट के रूप में भी अन्य क्षेत्रों, अन्य संस्थानों के साथ में सहयोगी के रूप में भी भूमिका निभाती है। मान गए किसी अन्य क्षेत्र में वैक्सीनेशन का जरूरी होगा, एक बड़ा सा कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे लेबर काम करते हैं, तो जो संस्थान है अगर उससे वैक्सीन जरूरी ही लेना है तो संस्थान के साथ में अगर नर्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, कोलैबोरेट अगर वह सहयोगी के रूप में निभाएगी तो वह जो है कंपनी उसे इन्वाइट करेगा कि हाँ आप आइए, हमारे जो भी संस्था में काम कर रहे हैं उनको आप टीकाकरण कर दीजिए। तो यह एक कोलैबोरेट, एक जो है सहयोगी के तौर पर नर्स जाएगी और वहाँ पर सबको टीकाकरण करेगी। चूँकि वो कंपनी, वो जो संस्था है वह भी तो समुदाय में ही है, वो भी एक कम्युनिटी के अंतर्गत ही है, वो कम्युनिटी से तो बाहर है नहीं, तो वहाँ पे भी तो कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसको भी तो स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। तो ऐसे में यह एक कोलैबोरेट के रूप में काम करती है, सहयोगी के रूप में भी अन्य क्षेत्रों, अन्य संस्थानों के साथ में, ठीक है। एंड 9वां है एजुकेटर के रूप में। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह जो है एक एजुकेटर मतलब एक शिक्षक के रूप में काम करती है। कैसे? तो जैसे मान गए किसी को स्वास्थ्य में अगर पोषण के कारण गड़बड़ी चल रहा है, स्वच्छता के कारण गड़बड़ी चल रहा है, संक्रमण के बारे में लोग नहीं जान रहे हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक शिक्षक के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा देती है। जैसे मरीजों को समस्याओं के बारे में बताना, रोगों के बारे में बताना, स्वच्छता के बारे में बताना, पोषण के बारे में बताना, और यह सब बताना नर्स का जो है एक शिक्षक के रूप में काम होता है, भूमिका होता है, ठीक है। तो यह एक बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में शिक्षक के रूप में नर्स का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक है। एंड 10वां है गुड ऑब्जर्वर। गुड ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि निरीक्षक, मतलब जो नर्स होती है वह जो है भूमिका निरीक्षक के रूप में भी भूमिका निभाती है। वह आकलन करने का काम करती है, अपने स्वास्थ्य के बारे में पता लगाने का काम करती है अपने क्षेत्र में, अपने सहयोगी दल के साथ में। तो यह जो है एक निरीक्षक, गुड ऑब्जर्वर का भी काम, भूमिका होता है एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। एंड 11 नंबर है हेल्थ प्रोमोटर, प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह दूसरे के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है। क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है लोग उनको समाज में, समुदाय में अपना जो है एक प्रेरणा स्रोत मानता है और उनको फॉलो करता है। तो इस हिसाब से नर्स जो है एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे व्यवहार के जरिए लोगों में एक प्रेरणा स्रोत का जो है मॉडल बनती है, आदर्श बनती है, और लोग इनके आदर्शों को भी ग्रहण करते हैं। तो यह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी भूमिका निभाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। 12 है प्रबंधक, मैनेजर के रूप में। अब एक मैनेजर का क्या काम होता है? तो जो टीम होता है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, काम करने वाले कर्मचारी, उनके ऊपर एक मैनेजर होता है जो उनके कर्मचारी को कामों को देखरेख करता है, उनके कामों को बंटवारा करता है, ठीक है, और उनके द्वारा किए गए कामों का ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, मतलब निरीक्षण भी करते हैं कि काम कितना सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो एक प्रबंधक का काम होता है। तो इसी तरीक़ा से कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक प्रबंधक के रूप में भी भूमिका होता है कि बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं, उसका कैसे नियोजन करना है, मीन्स प्लानिंग बनाना है, उसका कैसे क्रियान्वयन करना है और इसका मूल्यांकन कैसे करना है। तो इन सारे चीज़ों का जो है नर्स के ऊपर जिम्मेदारी होता है और यह मैनेजमेंट का काम, प्रबंधक का काम करती है, भूमिका निभाती है, ठीक है। तो 12वां पॉइंट मैनेजमेंट का हो गया। 13 और आखिरी पॉइंट है रिसर्चर के रूप में, शोधकर्ता के रूप में। अब जो नर्स होती है वह चिकित्सक में, ठीक है, आधुनिक प्रगति लाने में, मतलब एक मॉडर्न टेक्निक को लाने में नर्स एक रिसर्च के रूप में भी जो है वह अहम भूमिका निभाती है रिसर्च के कार्यक्रम में। जैसे उसे जो है बताया जाएगा कि हाँ रिसर्च का काम चल रहा है, इसमें आपको रहना है, अपना ड्यूटी देना है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स रिसर्च में भी वह बहुत बड़ा भूमिका निभाती है और यह रिसर्च जो है नए नए तकनीकों का जन्म देता है, ठीक है। कोई रिसर्च के जरिए ही ना नए नए चीज़ आता है। तो यही रिसर्चर के रूप में भी नर्स एक शोधकर्ता के रूप में भी भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का 13 तरीक़ों से भूमिका मैंने बताया। अब यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए पूछा है तो ये लिखे हैं, सीधा नर्स के लिए भी पूछेगा फिर भी यही लिखेंगे।
लिखेंगे। साइकेट्रिक मतलब मनोरोग नर्सिंग के लिए भूमिका पूछेगा, फिर भी यही लिखेंगे। साइकोलॉजी में भूमिका पूछेगा, यही लिखेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका पूछेगा तो यही लिखेंगे। तो इस प्रकार से एक नर्स का, कोई भी नर्स हो, सबका भूमिका कुछ इसी प्रकार से होता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया आपका समापत। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, मैंने क्या क्या बताया। हाँ, ये ध्यान रखिए, मैंने ये 13 पॉइंट बताया। आपको लगता हो कि मैंने सीरियल लिखा था, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो आपको भी ऐसे ही सीरियल रटना है या प्रेशर दे के याद करना है, ऐसा नहीं है। आपका अगर नंबर 1 याद है तो नंबर 1 के बाद आप चाहें तो नंबर 13वां भी नंबर 2 में लिख सकते हैं, नंबर 7वां भी नंबर 3 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीरियल ही लिखना है, आपको जो जैसे याद आते रहे वैसे लिखते जाना। जैसे रिसर्चर के रूप में, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, कोलैबोरेट के रूप में, ठीक है, उस मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है, टीचर के रूप में, ओके, एडवोकेट के रूप में, ओके। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमको याद आएगा लिखते जाएंगे भूमिका नर्स का। चीज़ समझ गए? चलिए, हो गया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एक और यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में पढ़िएगा, PDF डिस्क्रिप्शन में दे ही देते हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया से क्या समझते हैं, इस प्रक्रिया का क्या विशेषता और क्या लाभ होता है। मैं जो आपको ऊपर प्रक्रिया पढ़ाया हूँ, प्रक्रिया में नर्स का भूमिका या प्रक्रिया का चरण, तो मैंने चरण पहले आपको इसीलिए बता दिया कि ताकि आप समझ लीजिए कि प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं। चरण को समझ गए हैं, तो अब हम लोग को प्रक्रिया और इसके विशेषता और लाभ देखना है। मीन्स जो हम लोग चरण पढ़े हैं ना, 5 चरण, तो उस चरण के क्या लाभ है और क्या विशेषता है, क्यों यह चरण बनाया गया है, आखिर इसका क्या लाभ है, इसका क्या विशेषता है। कुछ ना कुछ होगा तभी जाके यह एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप का। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले लिखना है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रक्रिया क्या होता है। तो सीधी सी बात है, हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स पढ़ रहे हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा किया गया ही यह स्टेप है जो कि एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो सीधा लिखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा रोगी को स्वास्थ्य के देखभाल में जो भी प्रदान की जाने वाली, जो भी संपादित की जाने वाली गतिविधियाँ हैं, वह चरणों में पूर्ण की जाती है, मतलब स्टेप में पूर्ण की जाती है। चूँकि नॉर्मल सी बातें हैं, कोई भी प्रोसेस, कोई भी विधि होता है तो वह स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। तो सीधी सी बात है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा जो भी काम किया जाता है समुदाय में, वह एक चरण में पूरा किया जाता है, वह देखभाल एक चरण में संपादित किया जाता है। और इसी चरण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया चरण के क्रम में घटित होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तथा प्रत्येक चरण का अपना एक अलग अलग उद्देश्य होता है। सभी चरण का एक अपना अपना उद्देश्य होता है कि यह चरण किस लिए है, इस चरण किस लिए है, इस चरण किस लिए है। मैंने सबके बारे में आपको डिस्कस आगे इससे पहले ही कर दिया है ताकि आप चीज़ों को समझ जाइए। ठीक है, ये हो गया। अब नर्सिंग प्रक्रिया जो प्रोसेस है वह नर्स के द्वारा प्रदान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है, मीन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है जो नर्स को बेहतर तथा प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती है। अगर आपको इकट्ठा से कोई काम दे दिया जाए और वही काम को आपको कहा जाए कि पहले इस स्टेप को पूरा कर लो, फिर इस इतना स्टेप को पूरा कर लेना, फिर इसके बाद इतना स्टेप को पूरा कर लेना, तो स्टेप बाय स्टेप काम को अगर आपको दिया जाए तो आपको भी मन लगता है और उसमें आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और वह इफेक्टिव भी होता है, उसका रिजल्ट भी बेहतर आता है। लेकिन अगर इकट्ठा से मिला के काम आपको दे दिया जाए तो आपका मन उब जाएगा, मन भागने लगेगा, नहीं करने का मन करेगा। तो प्रक्रिया जो होता है वह एक रुचिकर, प्रभावशाली, एक देख रेख करने में नर्स को मदद करता है। इससे वह जो नर्स होती है वह अपने लक्ष्य को निर्धारित करती है, समस्याओं को निर्धारण करती है और योजना बनाती है। इस योजना के जरिए वह योजना युक्त कार्य करती है, अपने क्रियान्वयन करती है और वह पता लगाती है कि किस व्यक्ति को क्या जरूरी है और उसके जरूरी और आवश्यकता के अनुसार वह चरण तय करती है। आवश्यकता के अनुसार जो है वह स्टेप को एक प्रक्रिया के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सेट करती है। ठीक है, और यही हमारा जो है नर्सिंग प्रक्रिया होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब हमको इस नर्सिंग प्रक्रिया का एक हमारा जो है विशेषता बताना है और एक लाभ बताना है। तो कैरेक्टरिस्ट का मतलब होता है विशेषता, मतलब इसका क्या विशेषता है, क्या इसके अंदर गुण है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। एक व्यवस्थित, योजनाबद्ध तथा उद्देश्यपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है कि यह एक चरण है, प्रोसेस में घटित होता है। यह एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप में घटित होता है। तो स्टेप बाय स्टेप में घटित होता है तो कहीं ना कहीं यह व्यवस्थित है, मतलब सिस्टमैटिक है।
योजनाबद्ध है, प्लानेड है और इसका कहीं ना कहीं पर्पज है, उद्देश्य है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही इसका विशेषता हो गया। दूसरा पॉइंट है कि यह प्रत्येक रोगी के अनुसार समस्या मुखी होती है। अब यह ऐसा नहीं है कि स्टेप जो है हर एक व्यक्ति के लिए समान ही स्टेप जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, स्टेप तो ही 5 को होगा, लेकिन सभी पेशेंट के उसके आवश्यकता के अनुसार जो है यह प्रक्रिया, यह चरण तय किया जाता है। ठीक है, और वह उसके समस्या मुखी होती है, मतलब उसके समस्या के अनुसार होता है। समझ गए। तीसरा है यह वैज्ञानिक और विधि है जो नर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। अब यह स्टेप जो है ऐसा नहीं है कि किताब में या कोई ऑथर या जो है सीधा इसको दे दिया गया, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है फॉलो किया जाता है इस स्टेप को, इसीलिए यह एक वैज्ञानिक विधि है और इसका एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित भी हुआ है। ठीक है, तो यह तीसरा विशेषता हो गया। चौथा विशेषता यहाँ पे देखिएगा, नर्स द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। चूँकि यह एक स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब यह एक ढांचा तैयार करता है कि इसके बाद एक करना है, इसके बाद एक करना है, इसके बाद एक करना है, मतलब यह एक बेसिक सा ढांचा तैयार करता है नर्स को अपने कामों को संपादित करने के लिए। समझ गए, कोई डाउट नहीं। तो अगर आपसे एक नर्सिंग प्रक्रिया का विशेषता पूछेगा तो आप इतना 4-5 पॉइंट जितना आपसे लिखा पाएगा एक स्टेप बाय स्टेप काम के लिए कि क्या क्या इसका विशेषता हो सकता है, और सारे चीज़ें इसमें जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम लोग लाभ देखेंगे कि इस नर्सिंग प्रक्रिया का क्या एडवांटेज, क्या लाभ है, क्या लाभ मिलेगा अगर ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यह नर्स को बेहतर एवं प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक होता है। इसका लाभ ये होता है कि इसके जरिए नर्स इसका उपयोग करके जो है बेहतर और प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, यही इसका सबसे बड़ा मेन लाभ है। दूसरा लाभ है कि यह नर्स को रोगी की योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करता है। यह जो प्रक्रिया है नर्स को एक प्लानेट तौर पे और यह एक व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य सेवा देखभाल प्रदान करने में नर्स को मदद करता है। तो इसका एक लाभ ये भी है कि यह योजनाबद्ध और व्यवस्थित होने के कारण यह नर्स को मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने से देखभाल योजनाबद्ध होती है, जो कि धन, सामग्री तथा समय की बचत करती है। अगर कोई नर्सिंग प्रक्रिया को अनुसार काम कर रही नर्स है तो उससे होता यह है कि यह योजनाबद्ध होने के कारण यह धन, सामग्री और समय का बचत करता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट है यह आवश्यकता अनुसार नर्स के वैकल्पिक नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में सहायता करता है। अब यह होता है कि नर्स को उसके अनुसार वैकल्पिक देखभाल प्रदान करने में एक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो यह चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पाँचवा कि नर्सिंग प्रक्रिया के द्वारा रोगी को प्राथमिकता के अनुसार नर्सिंग सेवा प्रदान करने में मदद करती है। अब यहाँ पे होता यह है कि जैसे हम 5 रोगियों को देखें, 5 रोगियों में सबसे ज़्यादा जरूरी अगर जिसको देखभाल देना होगा पहले उसको हम प्राथमिकता देंगे, फिर बाद में दूसरे को प्राथमिकता देंगे। तो यह प्रक्रिया बताता यह है कि अगर आपको लगे कि 5 पेशेंट या ज़्यादा पेशेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा गंभीर जिसको है, जल्दी आवश्यकता है, पहले उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी यह प्रक्रिया प्राथमिकता भी जो है सेट करता है कि पहले किसको प्राथमिकता नर्सिंग सेवा देना है। ठीक है, एंड आखिरी छठा पॉइंट है कि नर्सिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण द्वारा दी जाने वाली जो देखभाल होती है वह सेवा मूल्यांकन कर प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। नर्सिंग प्रक्रिया का एक लाभ ये भी है कि जो भी काम किया गया है नर्स के द्वारा वह लास्ट प्रक्रिया में मूल्यांकन यानी उसके रिजल्ट को भी बताता है कि कितना ज़्यादा प्रभावी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल नहीं हुआ है तो यही प्रक्रिया पुनः उसको देखभाल करने के लिए जो है मजबूर करता है, क्योंकि उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आया है। तो लास्ट पॉइंट यही है कि जो चरण का जो प्रक्रिया का आखिरी पॉइंट है वह जो है नर्स के रिजल्ट को, एवेल्युएशन को मूल्यांकन करने में, प्रभाव को पता लगाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 6 लाभ मैंने आपको बता दिया। चाहे तो आप एक प्रक्रिया के बारे में और सारे लाभ को लिख सकते हैं चीज़ों को ध्यान में रखकर। ठीक है माय डियर, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा, फैमिली हेल्थ केयर सर्विस, ये बहुत आसान है इसको समझना। कैसे? ये छिपे हुए हैं पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा, फैमिली हेल्थ सर्विस, यानी परिवार को दी जाने वाली हेल्थ का सेवा ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझिए। परिवार के विभिन्न सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है ना, समस्याओं का निदान कर उन्हें रक्षात्मक, प्रिवेंटिव, उन्नयनात्मक मतलब प्रोमोटिव और उपचारात्मक मतलब थेरेप्यूटिक तथा रिहेबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं कहलाता है। माय डियर, मैंने आपको क्या बताया कि परिवार को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा ही जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत होता है। अब इसमें जो होता है
कोई भी परिवार में मान गए 5 सदस्य हैं तो पाँचों के बारे में जाना जाता है, पाँचों के बारे में देख रेख किया जाता है, ठीक है, और उनके समस्याओं के हिसाब से उनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, सेवा दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करना, उपचार करना, देखभाल भी करना एक प्रकार की सेवा ही है जो कि फैमिली को दिया जाता है, परिवार के सभी सदस्यों को। अब ये जो सेवा होता है, जो समस्या होता है, वह जो है उसका निदान जो है रक्षात्मक तरीके से, उन्नयात्मक तरीके से, थेरेपेटिक उपचारात्मक दृष्टिकोण से और पुनर्वास संबंधी रिहेबिलिटेटिव संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं कहलाता है। तो नॉर्मली याद रखिएगा कि किसी परिवार में विभिन्न सदस्यों को स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या है उसका निदान करना और साथ में रक्षात्मक, उन्नयक, ठीक है, और उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। देखिए, चाहे वो रक्षात्मक हो, उन्नयात्मक हो या उपचारात्मक हो या पुनर्वास हो, यह सब के सब क्या है, एक प्रकार से सेवा है। यह एक प्रकार से हेल्थ के बारे में परिवार के जो है दिया जाता है और यह सब सेवा है, और यही सेवा जो परिवार में दिया जाता है तो यही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, परिवार स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है। अब जो परिवार में हेल्थ से रिलेटेड जो सेवा दिया जाता है, जो सर्विस दिया जाता है नर्स के द्वारा, तो वो जो है इसका क्या उद्देश्य होता है, परिवार में क्यों जो है सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा, क्यों। तो देखिए, इसका उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा समस्याओं का आकलन करना। अब मान गए परिवार में सदस्यों को कौन कौन से जो है आवश्यकता है स्वास्थ्य से संबंधित, इसका पता लगाना, समस्या का कैसे हम लोग हल निकालेंगे, इसका आकलन करने के लिए परिवार को जो है स्वास्थ्य सेवा देना जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य सेवा परिवार को नहीं देंगे तो कैसे उसके प्रत्येक सदस्यों को जो है स्वास्थ्य से संबंधित क्या आवश्यकता है आपको कैसे पता चलेगा, सेवा देंगे तभी ना। साथ में उनका क्या समस्या है उसका आप कैसे हल निकालेंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा फैमिली स्तर पर स्वास्थ्य सेवा दीजिए। दूसरा है परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब ये जो फैमिली हेल्थ सर्विस है इसका उद्देश्य ये होता है कि इसके देने से जिस परिवार को जो आवश्यकता होता है उसको उसी हिसाब से बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है, इसका एक उद्देश्य ये भी होता है। ओके। तीसरा है परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पता लगाना। अब पारिवारिक स्तर पर अगर देखभाल किया जाएगा, समझ गए चीज़ों को, तो माय डियर, अगर मान गए आप परिवार में स्वास्थ्य सेवा देने जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि परिवार को कौन कौन से चीज़ें अटैक कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो इसको कारक के बारे में पता लगता है। तो स्वास्थ्य सेवा देने से परिवार के प्रभावित करने वाले जो कारक है उसका पता लगाना, ठीक है, ये उद्देश्य होता है। चौथा पॉइंट है कि परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब हम फैमिली में हेल्थ सर्विस देते हैं तो इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि हेल्थ सर्विस देने से व्यक्ति को उसके अनुसार हम स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान कर पाएंगे और कर पाते हैं, इस कारण से यह देना जरूरी है, इसका एक उद्देश्य ये भी है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य में कुछ खास है नहीं, बस ये 4 पॉइंट को रखिएगा और चाहें तो इस 4 पॉइंट को दिमाग में बैठाकर आप और सारे उद्देश्य को लिख सकते हैं। कैसे, तो एक परिवार के लिए एक पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में क्यों उद्देश्य इसका क्या है, क्या पर्पज है, किस पर्पज से जो है आखिर पारिवारिक स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, आखिर क्या इसका मकसद है, क्या उद्देश्य है। तो उसको चाहे तो आप और सारे चीज़ों लिख सकते हैं कि फैल रहे बीमारियों से बचाना, संक्रामक बीमारियों से बचाना, स्वच्छता के बारे में लोगों को परस्पर पारिवारिक स्तर पर जानकारी देना, ठीक है ना। तो और सारे चीज़ों को इसका उद्देश्य हो सकता है जिसको आप यहाँ पे लिख पाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे उद्देश्य हो गया। अब हमसे यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीसन है और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य लिखे गए हैं। अब हम सभी से ये भी क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि प्रिंसिपल बताना है फैमिली हेल्थ सर्विस का, ठीक है, पारिवारिक स्वास्थ्य सर्विस का जो है हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल, सिद्धांत भी पूछा गया है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का। तो चलिए पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का क्या क्या सिद्धांत है देखते हैं। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। और हम हमेशा आपको बार बार एक चीज़ कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत का मतलब ही होता है कि एक थियोरिकल बातें, एक बेस्ड बातें जो उस चीज़ के लिए लागू होता हो। तो आप भी खुद समझिए कि परिवार स्तर पर आप नर्स हैं, ठीक है, आप एज ए नर्स है, किसी को पारिवारिक स्तर पर आप सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ का स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, ठीक है ना।
तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा आप दे सकते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह बातें परफेक्ट हो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में, ठीक है ना। तो चलिए इनके लिए हम परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पारिवारिक स्तर पर दे सकते हैं, हर एक सदस्यों को बेहतर सेवा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से बातें जिसे ध्यान में रखना चाहिए आपके सामने है। परिवार को प्रदान की जाने वाले सेवाएं परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। अब मान गए हम हर एक परिवार में जाएंगे तो हर एक परिवार में अलग अलग जो है डिमांड होगा। किसी परिवार में 2-4 आदमी बुखार से पीड़ित मिल जाएगा, किसी परिवार में 2-4 आदमी जो है एलर्जी वाला मिल जाएगा, 2-3 ऐसे मिल जाएंगे जिसके कॉमन समस्या हो सकते हैं। तो हम जो भी स्वास्थ्य सुविधा देंगे जो भी परिवार को वह उसके आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर उसके आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा तो वह जो है जो भी आप स्वास्थ्य सेवा देंगे उसके लिए वह नहीं हो पाएगा बेहतर और वह जो है उसका लाभ भी नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य स्पष्ट तथा लक्ष्य पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। अब जो भी पारिवारिक स्तर पर आप स्वास्थ्य सेवा देते हैं तो उसका उद्देश्य जो है एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और लक्ष्य पूर्ति हो, इस पर आधारित हो। ऐसा नहीं है कि हम जो सेवा देंगे पारिवारिक स्तर पर वह बहुत कठिन बना दे उसको और उसका कोई जो है हमें ऑब्जेक्टिव जो है नीश जो होता है, लक्ष्य जो होता है हमें पता नहीं है, तो ये गलत है। एकदम लक्ष्य स्पष्ट होनी चाहिए और लक्ष्य पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए ताकि उस लक्ष्य को हम पूर्ति भी कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियोजन व क्रियान्वयन में परिवार को सदस्यों को आवश्यक रूप से शामिल करनी चाहिए। और हम जो भी सेवा देंगे हेल्थ सेवा, हेल्थ सर्विस, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम कोई भी काम करें, किसी को कोई भी सर्विस दे तो यह बिल्कुल उसको अच्छा लगे, इफेक्टिव हो। तो इसके लिए हम भी अगर परिवार को स्वास्थ्य सेवा देंगे तो उस स्वास्थ्य सेवा प्रभावी हो, इसके लिए हम नियोजन व क्रियान्वयन में परिवार के सदस्यों को आवश्यक रूप से ही शामिल करेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आदि की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। वे जानकारी उससे स्वास्थ्य नियोजन में मदद करती है। अब एक जो नर्स होती है उसे बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस भी परिवार में देख रेख करने के लिए जा रही है, स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जा रही है, उस परिवार के बारे में नर्स को बेहतर जानकारी हो। जैसे कि परिवार का आर्थिक स्थिति क्या है, परिवार का स्वास्थ्य के प्रति क्या रवैया है, दृष्टिकोण है, ठीक है। उसका परिवार में सबका एजुकेशन लेवल कितना है, ठीक है। उसके घर परिवार में कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसके स्वास्थ्य को सबको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। आदि ऐसे सारे जानकारी होनी आवश्यक है जो उससे स्वास्थ्य के बारे में नियोजन करने में, प्लानिंग बनाने में मदद करेगा। तो एक परिवार में अगर कोई नर्स देखभाल करने जाती है तो उसके परिवार के बारे में सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, ओके। नेक्स्ट है माय डियर, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के दौरान नर्स को परिवार के धार्मिक विश्वास और परंपराओं को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब ये सिद्धांत होता है कि आप किसी के परिवार में ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि आप जो भी सेवा देंगे उस सेवा के दौरान नर्स को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अलग अलग समुदाय में, अलग अलग जाति धर्मों के बीच जा सकते हैं, जाते हैं, ठीक है। चूँकि आपके लिए कोई लिमिट नहीं है कि फलाने के यहाँ जाएंगे, चिलाने के नहीं जाएंगे, आप अलग अलग जाति धर्मों के बीच जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जाति धर्म के जो है उस पर कोई छेड़छाड़ टिप्पणी नहीं करेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके परंपराओं को, उसके धार्मिक विश्वास पर कोई ठेस न पहुंचे, ऐसा जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो एज ए नर्स इन सभी बातों को ध्यान में भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए इनमें नियमित होनी चाहिए। अब माय डियर, मैं आप लोग को याद होना चाहिए, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ सिद्धांत, इसका एक सिद्धांत मैं पॉइंट बाय पॉइंट में भी लिखा चुका हूँ। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे सिद्धांत बताए थे कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता, समझ गए, सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है ना, भागीदारी होनी चाहिए समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे करके मैंने पढ़ाया। तो कुछ खास अंतर है नहीं, बस परिवार के
सदस्यों को, परिवार को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लिखना है सिद्धांत के रूप में, ठीक है ना। तो एक परिवार है, उसको अगर हम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं तो अगर हमें इस सेवा को प्रभावी बनाना है तो हमको कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, नियमित रूप से परिवार को जो है विजिट करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो गया। सातवां है माय डियर, यहाँ पे सिद्धांत में स्वास्थ्य शिक्षा परिवार स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण अंग है। परिवार की आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी परिवार को देनी चाहिए। अब ये जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है, किसी भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम हो, सेवा हो, सब में जो है स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण रोल निभाता है और सभी जगह पर आराम से जो है स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है और दिया जा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का और आवश्यकता अनुसार परिवारों को उसको जो है स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। आठवां है नैदानिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ रक्षात्मक तथा उन्नयनात्मक स्वास्थ्य सेवाएं भी परिवार में प्रदान की जानी चाहिए। अब होता यह है कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर फोकस जो है उसके उपचार पर करते हैं और निदान पर करते हैं, उसको कैसे रक्षा हो, उसका उन्नयन कैसा हो, ठीक है ना, बदलाव कैसे हो, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बट नैदानिक और उपचारात्मक के साथ साथ रक्षात्मक और उन्नयनात्मक सेवाओं पर भी जो है प्रदान करनी चाहिए सेवा, ठीक है ना। नौवां है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर आधारित होना चाहिए। सर्वाधिक आवश्यकता वाले परिवार को सर्वप्रथम सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। अब मानते हैं हम किसी मोहल्ला में गए देखभाल करने, ठीक है, उसमें 10 परिवार है, 10 फैमिली है उस मोहल्ला में, उसमें से एक ऐसा फैमिली है जो बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है उसका परिवार। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि निर्धारित करेंगे और देखेंगे कि जिसका परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा सेवाओं को देना, पहले हम उसको निर्धारित करके सेवा देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे को देंगे। तो प्राथमिकता पर आधारित होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि फलाने परिवार को पहले देना चाहिए तो पहले उसको देंगे उसके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। 10वां है माय डियर, यह गृह मुलाकात समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। माय डियर, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि गृह मुलाकात करते समय अगर हम होम विजिट करते हैं एज ए नर्स, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो भी जानकारी है लोगों को देनी चाहिए होम विजिट करते समय विभिन्न कार्यक्रमों प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, उसको लाभ के बारे में बतानी चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए। जैसे नेशनल जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है हेल्थ के सेक्टर में जो कि चलाए जा रहे हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना चाहिए ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके, ठीक है। 11 नंबर का है परिवार में प्रदान की गई सेवाओं को प्रभाव को जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है, इवैल्यूएशन करना आवश्यक है तथा आवश्यकता अनुसार पुनः क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, नियोजन एवं ये चीज़ों का, ठीक है। तो माय डियर, आपको समझना चाहिए और मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप एक बेहतर और सफल इंसान होना चाहते हैं तो अपने अंदर के चीज़ों को मूल्यांकन समय समय पर करनी चाहिए, अपने गलतियों को आंकना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें गलती किन कारणों से हुआ है। अगर हम सफल हो गए फिर भी हमको देखना चाहिए कि हम सफल किस कारण से हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि एक बेहतर सेवा प्रदान करें, जो सेवा दिए हैं उसका कितना ज़्यादा प्रभाव हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए मूल्यांकन जरूरी है। एक मूल्यांकन करके हम जान सकते हैं कि जो हम सेवा दिए हैं किसी परिवार में वह कितना ज़्यादा प्रभावी रहा है, ठीक है। तो यह भी एक बात है को ध्यान में रखनी चाहिए मूल्यांकन करने की बात को, ओके। 12 नंबर है परिवार में प्रदान की गई सेवाओं का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग रखनी चाहिए। अब जो भी सेवा हम किसी परिवार में देते हैं, क्या क्या दिए हैं, क्या क्या किए हैं, सभी कामों का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग तैयार करके रखनी चाहिए। इसका उपयोग आगे पड़ सकता है उच्च अधिकारियों को दिखाने में या और भी सारे चीज़ों में इसका काम पड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से माय डियर 12 पॉइंट लिखकर मैंने बता दिया आपको कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी को स्वास्थ्य सेवा देंगे, चाहे वो फैमिली रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में हो, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को हम जो है लिख देंगे पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के सिद्धांत में, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 12 पॉइंट को 2 बार पढ़िएगा मात्र ध्यान से, तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ खास नहीं है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अंतर यही है कि पहले मैंने आपको 7-8 पॉइंट लिखाया था और उस पॉइंटे में चीज़ों को डील किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैं 12 पॉइंट बता दिया, इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है, सीधे 12 लाइन मैंने बता दिया और यह भी एक सिद्धांत ही हो गया। ठीक है, अब यह 12 पॉइंट आप कहिएगा कि 12वां वाला का है उसको मैं 1 में लिख सकता हूँ, 10वां वाला को क्या मैं 2 में लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल माय डियर आप आज़ाद है, यह सिद्धांत है, आप अपने दिमाग में सिद्धांत को सोचते हैं अच्छे चीज़ों को और उसको सिद्धांत में लिख देते हैं, तो 1 का 2 में, 2 का 5 में, 5 का 1 में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सीरियली रटने के फेरा में मत रहिएगा, जहां भी सीरियली अगर रटना होगा वहां मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। 2 प्रश्न हम लोग अभी तक देख चुके हैं। यहाँ पे सारा का सारा इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी के बाद इंग्लिश आपके नीचे रहता है, तो जो लोग भी कहते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है, देख लीजिए आपके सामने है। अब इसी में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा, तो पूछेगा कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं में कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका और कार्यों के बारे में बताएं। तो चाहे भूमिका पूछ ले आपसे, चाहे उसका कार्य पूछ ले, बात तो ही होती है। ठीक है ना, आपको रोल पूछे या फंक्शन पूछे फैमिली हेल्थ सर्विस में एक नर्स का, तो चलिए हम लोग देखेंगे। अब देखिए यह भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, यह भी क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, नर्स के भूमिका, ठीक है ना, नर्स के कार्य पहले भी पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन घुमा दिया है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका बताएं पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में। जब हम परिवार में किसी को स्वास्थ्य सेवा दे रहे होंगे किसी परिवार में, तो उस समय एक नर्स की क्या क्या काम या क्या क्या भूमिका होगी बताइए, यही पूछता है। क्या इससे पहले मैंने आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल नहीं बताए हैं? बहुत रोल बताए हैं। ठीक है, फिर से चलिए देखते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे उठा के रख देगा तो ये हो जाएगा फैमिली हेल्थ जो है सर्विस के लिए नर्स की भूमिका या कार्य, वही बातें होता है, बस दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कह तो रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए ही ना, तो वही चीज़ें हैं, काम कहीं और हो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी परिवार के स्वास्थ्य सेवा अगर आप देने जा रहे हैं एज ए नर्स और आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, तो आपके भूमिका उस सेवा में बहुत हो सकता है। ठीक है, आपके कार्य भी जो है बहुत हो सकते हैं। कैसे, कौन कौन से कार्य और भूमिका होगा, ठीक है, देख लीजिए। देखिए, कोई भी आप कार्य करते हैं तो उस कार्य में ही ना आपका रोल होता है, भूमिका होता है। आप फलाना काम किए, जैसे किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, तो आपका भूमिका भी वही हो गया, और किसी को 2 थप्पड़ मार दिए तो आपका काम भी वही हो गया कि आप किसी को 2 थप्पड़ लगा दिए, एक गलत काम किए, ठीक है ना, और आपका भूमिका ये हुआ कि आप किसी व्यक्ति को उसमें आप जो है 2 थप्पड़ लगा दिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही भूमिका और कार्य में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बाकी चलिए देखते हैं, परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। अब आप एज ए नर्स है तो आपका ये भूमिका होता है, आपका ये रोल होनी चाहिए इस फैमिली हेल्थ सर्विस में, रोल कहिए या आपका ये काम होना चाहिए, आपको ये काम करना पड़ता है कि हम परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी, डिटेल जानकारी इकट्ठा कलेक्ट करते हैं। कैसे? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा जो है परिवार के विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, सबका उम्र क्या है, लिंग क्या है, ठीक है ना, शैक्षणिक योग्यता सबका क्या है, आर्थिक स्तर सबका क्या है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में कौन कौन से किसको समस्या है, मासिक आय कितना है, टीकाकरण लगा है या नहीं लगा है, आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है। तो यह सब जानकारी जो है नर्स जो है इकट्ठा करती है, और नर्स का ये भूमिका होता है कि वह परिवार को विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त करे, उसका ये काम भी है और उसका ये भूमिका भी है, जो कहिए बात हुई है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाती है। जब नर्स जो है जानकारी प्राप्त कर लेती है तो उसका अगला भूमिका होता है, अगला काम ये होता है कि वह परिवार के सभी समय जो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में पता लगाए। जब वो पता लगाएगी तब तो ट्रीटमेंट कर पाएगी, सेवा दे पाएगी ना। तो परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है परिवार के सदस्यों से वार्तालाप कर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को पता लगाती है और परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि नर्स का ये भूमिका होता है, एक काम होता है कि वह परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पता लगाए, हर एक सदस्यों से बात करे, ठीक है, और उनके समस्याओं के बारे में पूछे। स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। अब नर्स का ये भूमिका होता है कि वह किसी फैमिली में जाए देख रेख करने, सेवा देने, तो वह सीधा जो है ट्रीटमेंट कर कर वापस नहीं चलाएगी। वह जो है परिवार में जितने भी चल रहे स्वास्थ्य की योजना है, सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चला रहे हैं उसके बारे में परिवार में सबको बताती है, उसके लाभ के बारे में बताती है, और साथ में इस योजनाओं को लाभ लेने के लिए नर्स जो है प्रोत्साहित भी करती है कि चलिए आप इस योजना का लाभ लीजिए, सरकार आपके लिए चला रही है, बहुत बातें बोलती है, ठीक है, जिससे लोग जो है अट्रैक्ट होए और लाभ ले। तो नर्स का ये
काम होता है या भूमिका होता है कि वह स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दे परिवार में। ओके ना, चलिए। चौथा है माय डियर निरीक्षण करना। नर्स का एक काम होता है कि उसके अंदर अगर कोई अन्य कर्मचारी अगर काम कर रहा है, उसके अंदर में कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहा है, स्वास्थ्य सहायक काम कर रहा है, या कोई छोटे मोटे अन्य कार्य जो है आशा हो गई, ठीक है ना, एएनएम हो गई, तो ये सब अगर उसके अधीनस्थ में अंदर में काम कर रही है तो उसके कामों को निरीक्षण करना, उसको जो है देखना कि कैसे काम की है, सही की है, गलत की है, इन सभी जो है चीज़ों को निरीक्षण करती है और यही निरीक्षण करना भी इसका काम हो जाता है, भूमिका होता है, ठीक है। पांचवा है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। माय डियर एक नर्स है, अब नर्स का एक काम होता है कि वह जो भी परिवार में अगर मान गए 5 सदस्य है, 5 सदस्य को क्या क्या की है, क्या बताई है, क्या जो है सेवा दी है, तमाम चीज़ों के बारे में वह जो है क्या करती है, तमाम चीज़ों के बारे में वह जो है क्या करती है कि लोगों के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में वह क्या करती है, अपने आप को जो है लोगों को बताती है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। यानी सीधा कहा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षा देती है कि कैसे रहना है, ठीक है, संक्रामक बीमारी से कैसे बचना है, कैसे रोकथाम करना है, कैसे खुद को स्वच्छ रखना है, तमाम चीज़ों के बारे में। एक परिवार को 5 सदस्य है तो 5 सदस्य को एक साथ जो है सामूहिक रूप में वह शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा भी देना इसका काम है, स्वास्थ्य शिक्षा में भी इसका भूमिका रहता है। ओके। रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना। अब नर्स का एक काम है, वह किसी परिवार में गई है तो एक प्रकार से वह सर्वेक्षण भी कर लेती है कि परिवार में कितना मेंबर है, कितना उम्र है सबका, कौन सा लिंग का कौन है, ठीक है, आय कितना है, तो एक प्रकार से वह सर्वेक्षण का भी काम कर लेती है जो रिसर्च में आगे काम आ सकता है, ठीक है ना। जानकारी के आंकड़े को वह एकत्रित करती है, क्लिनिकल सेवा जो है देती है, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि सेवाओं के बारे में वह जो है रिपोर्ट बनाती है और उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य एजेंसियों को भेजने का भी काम करती है। तो इस प्रकार से रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना भी नर्स का एक भूमिका है, ठीक है ना, ऐसे जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में, और नर्स करती भी है। तो एक प्रकार से यह काम भी हो जाता है और एक प्रकार का यह भूमिका भी होता है। तो इस प्रकार से मैंने 6 पॉइंट आपको बता दिया, 6 भूमिका या कार्य कहिए मैंने बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना, ओके, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, निरीक्षण करना, ठीक है ना, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना, परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना एंड परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, यह सब के सब नर्स के द्वारा जो है किया गया कार्य होता है या किए गए कार्यों में भूमिका होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। आज मैंने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा, पहला तो क्वेश्चन मैंने यही पढ़ा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रक्रिया, उसके चरण और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भूमिका, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में, उसमें नर्स के भूमिका, नर्स के कार्य और ये पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा जो है होता क्या है इसके बारे में पढ़ा। दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पूछे, आपको डिटेल्स में पूछेगा, चाहे वो फैमिली हेल्थ सर्विस के बारे में पूछे, डिटेल्स में पूछेगा। तो आपको जो है लिखना है अच्छे से, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर में 3-4 क्वेश्चन बनता है जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया, दोनों प्रश्न के, दोनों टॉपिक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।